बैक टू अलायंस आईएएस एकेडमी। और हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम अपने टेस्ट का डिस्कशन करते थे, टेस्ट 1 का, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आज हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो 26 से होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपका जो 26th क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस वर बॉट विद द एडवेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो जैसे कि हम सब ने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले आपका बुद्धिज़्म आया तो उसमें लेटर ऑन बहुत सारे चेंजेस होने लग गए थे। फॉर एग्जांपल फिर महायान आया, फिर सबसे एंड में वज्रयान आया और उसके बाद और कई सेक्ट उसमें आए। तो हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आपके आए थे महायान बुद्धिज़्म के आने से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा वाज शोन इन स्कल्पचर्स बाय यूजिंग सर्टेन साइंस सच एज पीपल ट्री। तो देखिए जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि महायान बुद्धिज़्म ने क्या करा था, बुद्ध को एज अ गॉड रिप्रेजेंट करवाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो पीपल ट्री वाला है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकंड, देयर वर चेंजेस इन द बिलीफ ऑफ बोधिसत्वास, दे वर सपोज टू बी पर्सन हु अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड देन रिमेन इन आइसोलेशन, मेडिटेट इन पीस। सो सेम यहाँ पर चेंजेस आए थे बोधिसत्वा के में। बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट जो था आपका, जब स्टार्टिंग में बुद्धिज़्म थे, बोधिसत्व जो होते थे वो लोग क्या करते थे कि जैसे ही वो एनलाइटमेंट पा लेते थे उसके बाद वो लोग आइसोलेशन में चले जाते थे और फिर वो बाकी सारे जो वर्ल्डली प्लेजर होते थे वो सब छोड़ देते थे। बट जब आप बात करोगे महायान के बोधिसत्व की, तो वहाँ पर जो एक बार जो बंदा एनलाइटमेंट पा लेता था उसके बाद वो बाकी लोगों को एनलाइटमेंट पाने में मदद करता था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है और देन आपका जो आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपका आंसर होगा नन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 27th क्वेश्चन और इसमें हम बात करेंगे जो बाहर से आपके फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, उनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। तो सबसे पहले है फाइयान, सेकंड आई चिंग, थर्ड जुजैंग और फोर्थ है इब्न बतूता। तो जब इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो आपको इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा वो आएगा फर्स्ट फाइयान सबसे पहले आए थे, उसके बाद आए थे आपके जुजैंग आए थे, फिर आपके आए थे आई चिंग आए थे एंड देन लास्ट में आपके इब्न बतूता आए थे। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 1324। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन, चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज बाय द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। थर्ड जब हम बात करेंगे इसमें, द आयरन पिलर ऑफ मेहरुली इन दिल्ली वाज फॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता 1। तो इसमें हमें क्या बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो जब आप यहाँ पर आप इसे पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट बताना है, और जब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हो तो यहाँ पर ये गलत है। आपका जो आंसर होता है वो है 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेहरुली का जो पिलर था वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में बनाया गया था। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन, द किंगडम ऑफ पल्लवास वाज सेंटर्ड अराउंड रायचूर दो बिटवीन द रिवर ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। तो देखिए ये आपका गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पर ये पल्लवा का किंगडम नहीं था, ये आपका था चालुक्यास का किंगडम। तो जब आप NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पर कौन पाए जाते थे, चालुक्यास पाए जाते हैं, यानी कि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। सेकंड जब आप बात करेंगे, पुलकेशिन II वाज द पल्लवा रूलर। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, ये पल्लवा रूलर नहीं थे, वो डिफीटेड द हर्षवर्धन। तो यहाँ पर आपको क्या बताने थे, इनकरेक्ट ऑप्शन बताने थे। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पूत। तो आपको जब भी आप NCERT पढ़े तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पहले तो उनकी लोकेशन क्या थी, एंड सेकंड जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि फेमस रूलर, अगर उस डायनेस्टी का कोई फेमस रूलर है तो आपको उनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ना होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 30 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बात करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और वो पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड वर्क करती थी। फर्स्ट हम बात करते हैं संधि विग्रही का, क्या ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। सेकंड महादंड नायिका, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। थर्ड नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर और मर्चेंट। या पथ मकुलिका, तो ये क्या है, चीफ क्राफ्ट्समैन थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है। तो जब आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ पता लगेगा कि ये एक बॉक्स में लिखा गया था, इसमें अर्थशास्त्र में लिखा गया था कि कौन कौन सी पोस्ट से क्या क्या रिलेटेड वर्क होते हैं। तो जब आप संधि विग्रही का पढ़ेंगे तो वो क्या थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, और महादंड नायिका क्या थे, आपके चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होता है वहाँ पे ये होता है A, 1 एंड 2 ओनली। हम अपने
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ आर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको रूल ऑफ लॉ पढ़ना है जो कि आपका दिया गया था AC डाइसी के द्वारा, एंड सेकंड आपको पढ़ना है रूल ऑफ लॉ इन इंडिया जो कि अडॉप्ट किया गया था। इन दोनों के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, थर्ड इज प्रोडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, फोर्थ इज एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज। तो जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो फर्स्ट एग्जैक्टली यस बिल्कुल करेक्ट है कि वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है इंडिया में। जो भी चीज़ होती है हमारे यहाँ पे लॉ को सुप्रीम माना जाता है। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो हमारे आर्टिकल 14 में लिया गया है। जब आप यहाँ पे बात करेंगे प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये इंडिया में नहीं है, ये आपका ब्रिटेन में पाया जाता है। एंड लास्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, ये इंडिया में पाया जाता है बट ये रूल ऑफ लॉ के अंडर नहीं होता। तो अब हम इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 and 2 ओनली। अब हम बात करेंगे हमारे 32nd क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जब इसे देखोगे आप तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिक फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। सेकंड, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉ, अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से फीचर हैं रूल ऑफ लॉ के। तो जब आप इसे देखेंगे रूल ऑफ लॉ का बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि ये सारे के सारे आपके क्या है बेसिक फीचर्स हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के अंडर फॉलो किए जाते हैं और ये इंडिया में भी फॉलो होते हैं इनमें से मोस्टली। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33rd क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बात करनी है सिटीजन चार्टर ऑफ इंडिया की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन UK इन 1991। तो आपको ये बताना है क्या ये सबसे पहले UK में इम्प्लीमेंट किया गया था। सेकेंड, इन इंडिया सिटीजन चार्टर वाज अडॉप्टेड इन 1951 व्हेन इंडिया टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक नेशन। तो यहाँ पर मैं बताना है क्या इंडिया में जो सिटीजन चार्टर सबसे पहले लाया गया था वो 1951 में लाया गया था। थर्ड, जब आप बात करेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स लुक ओवर द मैटर ऑफ सिटीजन चार्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, क्या वो होम अफेयर डिपार्टमेंट जो सिटीजन चार्टर को लुक ओवर करता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे यस ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो गलत है, ये 1951 में नहीं है, बहुत लेट में लाया गया था। थर्ड, जब आप बात करेंगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है वो आपका देखता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी ओनली। सॉरी, जो आंसर होगा वो आपका होगा 1 ओनली और आपका ऑप्शन होगा बी। 34th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ट्रीटमेंट साइंड एट द ग्लोबल लेवल फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। फर्स्ट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सेकंड इज वासेनार एग्रीमेंट, थर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, फोर्थ इज MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए बनाई गई मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं। तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक तो NPT है, सेकंड आपका CTBT है, बाकी जो आपके ट्रीटीज़ हैं वो आपके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आपका आंसर हो जाता है 1 and 3 यानी कि C ऑप्शन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन। तो जब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है सिप्री की जो नई रिपोर्ट आई है, तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट द ओवरऑल नंबर ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड नाउ अपीयर्स टू बी डिक्रीजिंग। तो ये आप जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बाय द टाइम आप इसे पढ़ रहे हैं। सेकेंड, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे हाउ द न्यूक्लियर वॉरहेड इन द एशियन पार्ट हैज़ सीन एज इंक्रीजिंग ट्रेंड। यस, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप एशिया में बात करेंगे इंडिया एंड चाइना दोनों के जो न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। थर्ड, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर बात कर रहा है बोथ US एंड रशिया पोजेशन ऑफ अराउंड 50% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन। ये यहाँ पर 50% नहीं है, ये अराउंड 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन आपका US एंड रशिया के पास है। तो इस हिसाब से आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर A। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 36th क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर आपको बतानी है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी फॉलो की जाती है उसके बारे में। इंडिया हैव एनी चांस ऑफ नो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है क्या इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी है।
सेकंड बात कर रहा है इंडिया हैज़ असाइन अ CTBT ट्रीटी बट रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन NPT। तो यहाँ पे बात कर रहा है ये CTBT को हमने साइन किया है बट हमने NPT को साइन नहीं किया है। थर्ड इज इंडियाज मेजर फोकस इज ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग मिनिमम डेटरेंट। ये इंडिया का क्या है, ये फोकस है। तो जब आप इसकी बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड की जब आप बात करेंगे सेकंड आपका गलत है, क्योंकि इंडिया ने ना ही CTBT को साइन किया है ना ही आपका NPT को। तो इन दोनों ट्रीटीज़ के बारे में आप पढ़ लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं। और थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से आपको करेक्ट बताना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 1 and 3 ओनली। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द रिटेलिएशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन पोखरण बाय इंडिया इन 1974। क्या ये पोखरण में जो टेस्ट हमने कंडक्ट किया था उसके रिटेलिएशन में बना था? इंडिया इज़ अ मेंबर टू दिस ग्रुप। क्या इंडिया इस ग्रुप का एक मेंबर है? थर्ड इज ऑपरेशन शक्ति इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन 1974। तो आपको यहाँ पे देखना, यस फर्स्ट बिल्कुल सही है कि इंडिया ने जब आपका न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था उसी के रिटेलिएशन में आपके NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को बनाया गया था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। थर्ड की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दो याद रखने हैं। एक तो आपको पोखरण 1 याद रखना है, सेकेंड आपको पोखरण 2 याद रखना है। तो जब आप पोखरण 1 की बात करते हैं उसका नाम था लिटिल बुद्धा, और जब आप सेकंड की बात करते हैं इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, तो इस हिसाब से आपका आंसर होता है 1 ओनली। अब हम बात करते हैं अपने 38th क्वेश्चन की, जहाँ पर हमने कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए हैं और आपको उनको स्टेट के साथ मिलाना है और यहाँ पर बताना है कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहले तारापुर प्लांट, क्या वो गुजरात में है? फिर काकरापर प्लांट, क्या वो महाराष्ट्र में है? फिर नरोरा, क्या वो यूपी में है? या कुंदकलम जो कि आपका तमिलनाडु, क्या ये सब करेक्टली मैच है इनकरेक्टली मैच? तो आप अगर स्टेट कोड्स के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट तारापुर है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, सेकंड जो काकरापर है ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है इसका वो होता है C, 1 and 2 ओनली। अब हम चलते हैं अपने 39th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन शंघाई इन 2002। क्या ये 2002 में फाउंड हुई थी? बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर बिकम परमानेंट मेंबर इन 2017। टिल नाउ no new permanent member has been added in SCO. Both Chinese and Russian are the official language of SCO. देखिए जो मैं ये सर्कल करता जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इन सब का बहुत खासकर ध्यान होता है, क्योंकि इन जगहों पे आपको कई बार चेंज कर दिया जाता है या इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो उस वजह से आपका स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट। तो जब आप थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हो तो थर्ड स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपका बिल्कुल सही है। जब आप यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हो तो ये गलत है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि ईरान को परमानेंट मेंबर बना दिया गया है SCO का। और जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या है 2001 में वो स्टैब्लिश हुआ था, ना कि 2002 में। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होता है वो होता है आपका थर्ड ओनली। ओके, हम अपने 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर बात करी जा रही है आपका GEP। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी न्यूज़ में आया था, और इसी के साथ साथ आपको एक और पढ़ना पड़ता है ग्रीन GDP। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस स्टेट। यानी कि ये बात कर रहा है कि आपका GEP तब निकलेगा जब आप GDP में से जितना भी आपका एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है अगर उसको माइनस कर देंगे तो ये आपकी GEP की फुल फॉर्म होगी। तो ये आपकी गलत है। ये किसकी आपकी फुल फॉर्म है? ये आपकी फुल फॉर्म है ग्रीन GDP की फुल फॉर्म है। सेकंड हम बात करेंगे उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग GEP वाइल कैलकुलेटिंग इट्स GDP। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है। तो आपको बताने थे करेक्ट ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे आंसर होता है B ओनली, यानी कि 2 ओनली। 41st क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018 हैड envisaged an indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in डीजल। तो ये आपका क्या बता रहा है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का ये क्या है, एक टारगेट है। द गवर्नमेंट हैज़ चेंज इट्स टारगेट फॉर 20% ऑफ ब्लेंडिंग इन पेट्रोल फ्रॉम 2025 टू 2030। तो देखिए जब आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ये से बिल्कुल सही है, ये पॉलिसी में एग्जैक्ट लिखा गया है कि आपको क्या करना है, 20% ऑफ आपको इथेनॉल को आपको किस में मिलाना है, पेट्रोल में मिलाना है, एंड 5% आपको किस में मिलाना है, आपको डीजल में मिलाना है। जब आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो ये क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। पहले जब आपकी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी उसका टारगेट था 2030, बट अब गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके कर दिया गया है 2025। तो इस हिसाब से जो आपका इसमें आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि 1 ओनली। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 42nd क्वेश्चन पे। एन इथेनॉल ब्लेंड इज डिफाइंड एज द ब्लेंडेड मोटर फ्यूल कंटेनिंग इथाइल अल्कोहल दैट इज एटलीस्ट 99% प्योर derived from agriculture product and blended exclusively with the gasoline। तो ये आपकी बात कर रहा है इथेनॉल ब्लेंड की। सेकंड, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी आ रीन्यूएबल फ्यूल। इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, रीन्यूएबल फ्यूल की कैटेगरी में रखेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरी इन द कंट्री। तो जब आप बात करेंगे इसकी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को आपका रीन्यूएबल कैटेगरी में डाला गया है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट। आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट के अंडर नहीं डाला गया है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होता है वो होता है आपका बी, यानी कि 1 एंड 2 ओनली। हम अपने 43rd क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बताएगा। इट प्रोवाइड हाई ऑक्टेन नंबर टू द पेट्रोल, यानी कि हाई ऑक्टेन नंबर ये क्या दे देगा, पेट्रोल को। देखिए मैं आपको ऑक्टेन नंबर के बारे में बता देता हूँ। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है आपका, किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को आप जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो बताता है आपका ऑक्टेन नंबर में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जब आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो क्या आपका पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल, क्या ये इसमें हेल्प करेगा। इट विल लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। इट कैन प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स, क्या ऐसा है। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो इसका जो आपका आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, एक सिग्निफिकेंस है आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम बात करेंगे 44th क्वेश्चन के, विच अमंग द फॉलोइंग आर द इरोजनल लैंड फॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले पढ़ना है कि किस तरह के लैंड फॉर्म वो पूछ रहा है और किस जगह के पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इरोजनल और आपका 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका इरोजनल एक डिपोजिशनल। तो ये 2 आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। तो जब आप 44th क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट इज क्रीक, सेकंड इज अरेटे, थर्ड इज एस्कर, फोर्थ इज मुरीन। तो जब आप इसको पढ़ेंगे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2 आपके क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, और ये एस्कर और मोरिन क्या है, आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया रैंक 8th इन टर्म ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अमंग द डिफरेंट स्टेट। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट। सिक्किम बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बिगिन फुल्ली ऑर्गेनिक। तो आपको क्या बताना है, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इंडिया रैंक 8th नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया तो मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, और जब आप बात करेंगे फुल्ली ऑर्गेनिक तो वो है आपका सिक्किम। तो आपका आंसर होता है 2 एंड 3 ओनली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे बात करी जा रही है लीफ कोएलिशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट लीफ कोएलिशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे बाकी सब ठीक है, बट यहाँ पर ये जो लीफ कोएलिशन है वो इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ये क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि आपके डिफरेंट
ग्रुप्स ऑफ कंपनीज आपके मिल के, फिलैंथ्रोपिस्ट आपके मिल के क्या कर रहे हैं, ये कोएलिशन बनाया जा रहा है जो कि आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को फंड करेगा उसके प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंड इज द लीव lowering emission by accelerating forest finance, coalition aims to mobilize 1 billion in finance। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो आपका आंसर होता है वो है बी ओनली। 47th क्वेश्चन पे चल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीट डोम इन नॉर्थ अमेरिका। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक फिनोमिना नोटिस किया गया था जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या बन गया था, इस तरीके से एक हीट डोम बन गया था जहाँ पर कि आपका जो हीट थी वो इस तरीके से ऊपर उठती थी एंड देन फिर साइमल्टेनियसली वो डाउनवर्ड्स ट्रेंड शो करती थी। तो इस तरीके से आपका पूरा हीट डोम वहाँ पर बन चुका था। तो यहाँ पे बात करेंगे हीट डोम इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर डेट पार्क्स ओवर द रीजन लाइक अ लिड ऑन द पॉट एंड ट्रैपिंग हीट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये क्या है, लो प्रेशर नहीं है, ये एक एरिया ऑफ हाई प्रेशर था। They are more likely to form during the La Nina years when water are cool in the eastern Pacific and warm in the western Pacific। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ला नीना के बारे में भी पढ़ना चाहिए और आपको ये हीट डोम के बारे में पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत होता है। जब हम बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की, जो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है और हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 1 ओनली। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 48th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है ड्रॉट के बारे में। देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन अबाउट द ड्रॉट। तो क्या ऐसा सच है कि पूरे यूनिवर्स में आपका कोई भी डेफिनेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी गई है फॉर द ड्रॉट। अ ड्रॉट ईयर इज कंसिडर्ड व्हेन द ओवरऑल डेफिशिएंसी इज मोर देन 10% ऑफ द LPA value and more than 20% of its area is affected as defined by the IMD। तो ये क्या दिखा रहा है कि IMD की डेफिनेशन, there is no indicator or index which can precisely forecast the advent of severity of drought event। यानी कि कोई भी ऐसा इंडिकेटर, कोई भी इंडेक्स आपको प्रिसाइजली नहीं बता सकता पहले से कि कितना ड्रॉट आने वाला है और कितना सीवियर ड्रॉट आने वाला है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव। अब हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स के बारे में। तो आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड के बारे में रिसेंटली UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करने चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहा है हम उस हिसाब से अपनी जो पढ़ाई होती है उसको नए नए तरीके से इवॉल्व करते जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिपब्लिक डे। क्या रिपब्लिक डे के दिन एनुअली दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। These awards are conferred in the field of art, sports, science and engineering। Third is the Prime Minister constitutes the Padma Award Committee every year। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो पद्मा अवार्ड्स थे ये आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिए जाते, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो गया वो हो गया आपका B 2 and 3 ओनली। 50 क्वेश्चन की हम बात करेंगे और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इनमें से क्या इम्पैक्ट लाएगा इंडियन इकोनॉमी में अगर US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड यील्ड विल राइज, यानी कि बॉन्ड की जो यील्ड होगी वो बढ़ जाएगी। सेकेंड, एक्सपेंसिव इम्पोर्ट ऑन क्रूड ऑयल। थर्ड इज लॉज इन एक्सपोर्ट ऑफ IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो इनमें से क्या क्या चीज़ें इंक्रीज या क्या क्या इफेक्ट आएंगे अगर US फेडरल रिजर्व का वहाँ पर इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बॉन्ड यील्ड बिल्कुल राइज करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे हमारे यहाँ के जो इंटरेस्ट रेट के प्राइस होंगे वो गिर जाएंगे और इसी वजह से हमारे जो बॉन्ड के प्राइजेज होंगे जैसे ही वो डिक्रीज़ होंगे उसी साइमल्टेनियसली आपका बॉन्ड का जो यील्ड होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक्सपेंसिव इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे आपके जो डॉलर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो देन डॉलर रुपी कन्वर्जन आपका बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी जो करेंसी होगी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी और इसी वजह से हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे।
थर्ड जो है लॉस इन एक्सपोर्ट। देखिए जब यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे ये डॉलर बढ़ेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट में कमी नहीं आएगी। तो इसी हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 and 2 ओनली। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी ये जो आज का जो क्वेश्चंस थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। हम आगे 51 to 75 क्वेश्चन लाएंगे एंड देन फिर लास्ट वीडियो में हम 76 to 100 क्वेश्चन लाएंगे। तो ये वीडियोस आपके यूट्यूब में आपको अवेलेबल हो जाएंगी ताकि आप अपने प्री के टाइम पे भी आप इनको रिवाइज़ कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।